हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। का नाम है कंपनी के वित्तीय विवरण। बच्चों, कंपनी के वित्तीय विवरण, इसके पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास में चलेंगे। 11th क्लास में हमने अंतिम लेखे पढ़ा, अंतिम खाते। अंतिम खातों में हमने व्यापार, लाभ, हानि और चिट्ठा ये बनाना सीखा। इन अंतिम खातों को ही हम वित्तीय विवरण कहते हैं। वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वहां हम उन्हें अंतिम खाते बोलते थे, इन्हें हम वित्तीय विवरण बोलते हैं। दोनों का मतलब यह, अंतिम खाते मतलब वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले खाते, और वित्तीय विवरण मतलब व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले विवरण। दोनों का मतलब एक होता है। अब कंपनी अधिनियम 2013, इसमें कंपनी अधिनियम में संशोधन हुआ और उस समय कंपनी के वित्तीय विवरणों का एक निर्धारित फॉर्मेट डिसाइड कर दिया गया कि कंपनी अपने वित्तीय विवरणों को उसी निर्धारित फॉर्मेट में ही बनाएगी। मतलब हमने जो 11th क्लास में जो खाते के रूप में बनाया था, व्यापार, लाभ, हानि, चिट्ठे को जो हमने आड़े रूप में बनाया था, उस प्रकार अब वो नहीं बनेंगे। कंपनी के जो वित्तीय विवरण है वो लंबवत रूप में एक स्टेटमेंट के रूप में बनाए जाएंगे। तो ये था उनका परिचय कि कंपनी के वित्तीय विवरण। तो वित्तीय विवरण मतलब इसमें दो प्रकार के विवरण होते हैं। एक होते हैं आय विवरण और दूसरा होता है स्थिति विवरण। आय विवरण का मतलब जो कि व्यापार की आय और व्यय से रिलेटेड होते हैं, लाभ और हानि से रिलेटेड होते हैं, या व्यापार के आय व्यय के बारे में बताने वाले और लाभ हानि के बारे में बताने वाले विवरणों को आय विवरण कहते हैं। और स्थिति विवरण ऐसे विवरण जो कि व्यापार की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हैं। तो आय विवरण में व्यापार खाता हम जो बनाते थे, लाभ हानि खाता बनाते थे, वो आय विवरण है। और जो बैलेंस शीट चिट्ठा हम बनाते वही क्या कहलाता है, स्थिति विवरण कहलाता है। अब जैसे अभी मैंने बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के जो वित्तीय विवरण हैं, उन वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए एक लंबवत फॉर्मेट डिसाइड किया गया है कि कंपनी अपना जो बैलेंस शीट है वह लंबवत रूप में बनाएगी। इस यूनिट में से आज सुबह की क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लूप्रिंट बताया था कि ब्लूप्रिंट के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कंपनी के वित्तीय विवरण में से आपको एक प्रश्न और एक प्रश्न वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में से मिलने वाला है। अब कंपनी के वित्तीय विवरण में से 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सा मिल सकता है? तो वित्तीय विवरणों को बनाने का क्या उद्देश्य है? मान लो एक प्रश्न ऐसा आ गया, या फिर वित्तीय विवरणों की विशेषताएं बताइए। तो जैसे मान लो पूछ लिया गया वित्तीय विवरण की 3 विशेषताएं बताइए, तो यहाँ पर हम 3 विशेषताएं बता सकते हैं कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख है, क्योंकि ये भूतकालीन अवधि से संबंधित होते हैं। तो वित्तीय विवरण मतलब व्यापार, लाभ, हानि, चिट्ठा, ये इस पर आधारित है। ये जर्नल एंट्री, लेजर, इस पर आधारित है। मतलब ये जो अभिलेखन जो भूतकाल में हुआ था उस पर आधारित है ये, और इसीलिए ये प्रलेख सभी भूतकालीन अवधि से संबंधित होते हैं। दूसरी विशेषता, वित्तीय विवरणों को मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब इसमें समस्त जो आंकड़े होते हैं वह अभिलेखित होते हैं, मौद्रिक रूप में होते हैं। और तीसरा, ये लाभ हानि विवरण के माध्यम से परिचालनों के परिणाम या लाभदायकता, और स्थिति विवरण के माध्यम से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं। ये 3 बातें हमें याद रखना है। पहली बात, ये भूतकालीन अवधि से रिलेटेड होते हैं, ये मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। और तीसरा, व्यापार, लाभ, हानि व्यवसाय की लाभदायकता बताते हैं, और चिट्ठा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हैं। अब यदि हम बोले कि वित्तीय विवरणों को बनाने का क्या उद्देश्य है, कोई भी कंपनी है वह अपने वित्तीय विवरण क्यों बनाती है? तो भाई वित्तीय विवरण बनाने के लिए ही तो लेखे रखे जाते हैं, जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब क्यों करेगा वो? तो वित्तीय विवरण बनाने के लिए, तो वित्तीय विवरणों से व्यापार, लाभ, हानि, चिट्ठा, इसको बनाने से उसे क्या पता चलता है? सबसे पहला तो सूचना उपलब्ध कराना। सबसे पावरफुल यदि कोई चीज आज के समय में है तो वह है इंफॉर्मेशन। ये सबसे पावरफुल है। आज सूचना जो है वो सबसे पावरफुल है, और सूचना होना मतलब
हर एक व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है सूचना के आधार पर। तो सूचना उपलब्ध कराना मतलब वित्तीय विवरणों से व्यवसाय के संबंध में लाभ अथवा हानि या वित्तीय स्थिति की जानकारी होती है कि व्यापार को लाभ हुआ या हानि, व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है, ये सभी वित्तीय विवरणों से पता चलती है। ये व्यवसाय की लाभदायकता, शोधन क्षमता आदि के अध्ययन में भी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं, मतलब सूचना उपलब्ध कराने का काम करते हैं और इसीलिए वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। दूसरा इनको बनाने का उद्देश्य है भावी अर्जन क्षमता की जानकारी। भावी मतलब भविष्य में लाभ कमाने की, अर्जन मतलब लाभ कमाने की क्षमता क्या है, वो भी उसी से पता चलती है। वित्तीय विवरण व्यवसाय की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी देते हैं। लाभदायकता मतलब लाभ कमाने की स्थिति, जिनका अध्ययन कर संभावित निवेशकर्ता संस्था की भावी अर्जन क्षमता और शोधन क्षमता का अध्ययन कर विनियोग संबंधी निर्णय लेते हैं। ये कंपनियों में, व्यापार में निवेशकर्ता पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा किस बेस पर लगाते हैं? कंपनी की लाभदायकता जो है, जो आय विवरणों से जो लाभदायकता पता चलती है, स्थिति विवरण से जो स्थिति पता चलती है, उसको देख करके ही वो भविष्य की अर्जन क्षमता का अनुमान लगाते हैं और फिर उस व्यापार में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो वित्तीय विवरणों को बनाने का एक उद्देश्य है भावी अर्जन क्षमता की जानकारी देना। बाहर जो निवेश करता है उनको भविष्य की अर्जन क्षमता की, व्यापार और भविष्य में कितना लाभ कमाएगा, इसकी जानकारी उनको हो जाती है। तीसरा उद्देश्य है इसका महत्वपूर्ण क्रियाओं के संबंध में सूचना देना, मतलब ये व्यवसायों को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं जिन पर व्यवसाय से संबंधित योजनाएं निर्भर करती है और जिनके आधार पर व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। तो व्यवसाय को बहुत सारे निर्णय लेना होता है और ये सारे निर्णय इन सूचनाओं पर आधारित होते हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ये वित्तीय विवरण उन्हें उपलब्ध कराते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, इनमें से हम 3 उद्देश्य कोई से भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम यदि देखेंगे तो वित्तीय विवरण मतलब आय विवरण और स्थिति विवरण। तो आय विवरण मतलब आय व्यय से रिलेटेड, आय विवरण मतलब आय और व्यय से रिलेटेड, और स्थिति विवरण मतलब ये 3, संपत्ति, दायित्व और पूंजी। इस प्रकार से वित्तीय विवरण के कितने तत्व हो गए? 5 तत्व हो गए। संपत्तियां, दायित्व, पूंजी, आय और व्यय। इन पांचों को मिलाकर क्या बनता है? वित्तीय विवरणों के तत्व बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो इन सभी तत्वों को हम जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जो कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के चिट्ठे का जो प्रारूप, लंबवत प्रारूप जो रखा गया है कि कंपनी को किस प्रारूप में अपना चिट्ठा बनाना है, वो हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको परीक्षा में जो प्रश्न मिलने वाला है वो प्रश्न इसी पर आधारित होगा कि कंपनी का जो चिट्ठा है वह लंबवत आधार पर किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या बातें रहेगी, ये हमें देखना है। देखिए, तो कंपनी का जो चिट्ठा है, कंपनी का चिट्ठा अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप, और कौन सा प्रारूप? लंबवत प्रारूप मतलब खड़ा प्रारूप। अब इसको हम और भी हम किस प्रकार से समझ सकते? सबसे पहला तो यहाँ आएगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, उसके नीचे बैलेंस शीट एज एट, जिस तारीख को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो, और कॉलम। तो कितने कॉलम है? पर्टिकुलर्स मतलब विवरण, उसके बाद नोट नंबर, फिर है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान वर्ष के आंकड़े, और फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के आंकड़े, मतलब यहाँ पर गत वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों के आंकड़े रहेंगे। तो गत वर्ष के आंकड़े तो पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन वर्तमान वर्ष के आंकड़े लिखना पड़ता है। और यहाँ आता है नोट नंबर। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है विवरण। अब लंबवत का मतलब पहले हमने बनाया आड़ा, मतलब एक बाएं साइड में दायित्व होता था और दाएं साइड में संपत्तियां होती थी, लेकिन अब लंबवत मतलब पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्षमता और दायित्व लिखे जाएंगे, पहला वाला पार्ट, और उसके बाद सेकंड पार्ट होगा हमारा
संपत्तियां। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये लिखने के बाद उनका टोटल यहाँ कर दिया जाएगा और उसके बाद संपत्तियां लिखी जाएगी और संपत्तियों का फिर टोटल यहाँ पर किया जाएगा। हमें क्या देखना है इसमें, तो हमें यहाँ पर देखना है इन जो मद, ये मदे जो हैं, जो शीर्षक हैं, मदे हैं, इनको हमें समझना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो चिट्ठे के दो भाग हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा है असेट्स। नंबर 1 पॉइंट आप याद रखना, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है कि चिट्ठे के दो पार्ट है। पहला पार्ट समता और दायित्व या फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा पार्ट है असेट्स, जिसे हम पिछले साल एक पक्ष दायित्व पक्ष होता था और दूसरा पक्ष संपत्ति पक्ष होता था। उसी को हम दो भाग बोल रहे हैं। एक होता है दायित्व पक्ष को समता और दायित्व बोलेंगे और दूसरा पक्ष है संपत्तियां। ठीक, इतना हम सभी को मालूम है। अब नेक्स्ट दूसरे कदम में अब जो समता और दायित्व पक्ष जो है, मतलब समता और दायित्व या इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला जो पक्ष है, इसमें 4 हेडिंग है, मतलब 4 शीर्षक हैं। अब ये 4 शीर्षक कौन कौन से हैं? सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, मतलब अंशधारियों का कोष। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अंश आवेदन राशि, मतलब लंबित अंश आवेदन राशि। तीसरी है नॉन करेंट लायबिलिटीज, मतलब दीर्घकालीन दायित्व। और चौथा है करेंट लायबिलिटीज, मतलब चालू दायित्व। ऐसे 4 हेड हैं ये समता और दायित्व के, या इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 4 हेड हैं या 4 शीर्षक हैं। सबसे पहला अंशधारियों का कोष, दूसरा आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि, तीसरा है दीर्घकालीन दायित्व और चौथा है चालू दायित्व। ये 4 शीर्षक हो गए। इसी प्रकार से जो असेट्स है, असेट्स के 2 शीर्षक हैं, संपत्ति पक्ष के 2 शीर्षक हैं। 2 शीर्षक, एक है गैर चालू संपत्तियां और दूसरा है चालू संपत्तियां। इस प्रकार से चिट्ठे के कितने शीर्षक हो गए? 6 शीर्षक हो गए, 4 समता और दायित्व के और 2 संपत्ति पक्ष के। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जो 4 हेड हैं, इनकी सब हेडिंग देखेंगे, मतलब इनके उप शीर्षकों के बारे में जानेंगे। तो जो 4 हेड हैं, तो सबसे पहला हेड है इसका समता और दायित्व का अंशधारियों का कोष। ये अंशधारियों के कोष में इसके 3 उप शीर्षक हैं, मतलब 3 क्या है, इसकी सब हेडिंग है। अब ये सब हेडिंग में सबसे पहली हेडिंग है कौन सी? अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी। दूसरा है संचय और आधिक्य और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अंश या शेयर वारंट के लिए नगद प्राप्त। तो इस प्रकार से जो अंशधारियों का कोष है, इस अंशधारियों के कोष के ये 3 उप शीर्षक हो गए, अंश पूंजी, संचय और आधिक्य और शेयर वारंट के लिए नगदी प्राप्त। फिर दूसरा हेड, वो अपने आप में हेड भी है और सब हेडिंग भी है, आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि। तीसरा जो गैर चालू दायित्व है, या इसको हम दीर्घकालीन दायित्व भी बोलते हैं, तो गैर चालू दायित्व में 4 उप शीर्षक हैं। पहला दीर्घकालीन ऋण, कंपनी के द्वारा जो दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल मतलब 5 वर्ष से अधिक के लिए यदि उधार लिया जाता है पैसा, नगद, वो कहलाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब उधार लेना, कैश के रूप में उधार लेना। दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का मतलब होता है हर एक कंपनी वर्ष के अंत में गवर्नमेंट को टैक्स चुकाती है, तो कंपनी का जो सीए होता है वो कंपनी की इनकम का कैलकुलेशन करता है और उस इनकम के आधार पर वो टैक्स चुकाता है। अब जो कर योग्य आय होती है, टैक्सेबल जो इनकम होती है, तो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो टैक्सेबल इनकम होती है उस पर जो टैक्स होता है और कंपनी अपने इनकम के ऊपर जो टैक्स चुकाती है, इन दोनों टैक्स में यदि कोई डेफर्ड आता है, कोई अंतर आता है,
कि कंपनी के द्वारा कम टैक्स भरा गया और गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स का कैलकुलेशन किया गया वो अधिक है, तो ये जो अंतर की राशि आती है वो कंपनी के ऊपर क्या बनती है, वह दायित्व बनती है, लायबिलिटीज बनती है। तो जितना भी अतिरिक्त टैक्स कंपनी को भरना पड़ेगा, कंपनी की तरफ निकलता है, वह कहलाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तीसरा पॉइंट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कंपनी के द्वारा जो अन्य चालू दायित्व है, अन्य गैर चालू दायित्व या अन्य दीर्घकालीन दायित्व, अन्य दीर्घकालीन दायित्व। और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब दीर्घकालीन प्रावधान। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट हो गए, दीर्घकालीन उधार, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अन्य दीर्घकालीन ऋण और दीर्घकालीन प्रावधान। अब यहां अन्य दीर्घकालीन ऋण का मतलब कंपनी के द्वारा किसी जैसे किस्तों के ऊपर, जैसे मशीन खरीद लेना और उसकी राशि किस्तों के रूप में चुकाना, वो सब इसके अंतर्गत आता है, अन्य दीर्घकालीन दायित्वों के अंतर्गत आता है। और दीर्घकालीन प्रावधान का मतलब होता है लंबे समय के लिए कंपनी के अंदर जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, जो प्रावधान बनाए जाते हैं, जैसे कर्मचारियों के लिए जो प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है वो दीर्घकाल के लिए होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए गैर चालू दायित्व में। फिर चालू दायित्व में फिर 4 है, चालू दायित्व में फिर 4 पॉइंट है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब अल्पकालीन उधार, कंपनी के द्वारा 12 महीने की अवधि के लिए उधार लिया गया हो। ट्रेड पेबल्स मतलब व्यापारिक देय, इसमें लेनदार और देय विपत्र होते हैं। अदर करेंट लायबिलिटीज मतलब अन्य चालू दायित्व, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब 1 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के द्वारा जो प्रावधान बनाए जाते हैं, जैसे करों के लिए प्रावधान है ना, तो क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान, कर्मचारी क्षतिपूर्ति का कोष बनाया जाता है, करों के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। ये सारे प्रावधान किस में आते हैं, ये करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो ये 4 हेड हैं और 4 हेड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये अपने आप में हेड भी है और सब हेड भी। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये आपको याद रखना है, हेडिंग और सब हेडिंग। पहले हमने 2 भाग देखे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स। उसके बाद हमने 6 हेड देखे, 4 हेड, 1 2 3 और 4, और 2 संपत्ति पक्ष के हो गए। फिर अभी मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर प्रत्येक हेड में जो सब हेडिंग है वो आपको दिखाई, मतलब उप शीर्षक दिखाया। ठीक है, अब हम चलेंगे संपत्ति पक्ष में। तो संपत्ति पक्ष में मैंने बताया था कि संपत्ति पक्ष के 2 हेड हैं, एक नॉन करेंट असेट्स और दूसरा होता है करेंट असेट्स। ये उसका हेड है, नॉन करेंट असेट्स, और दूसरा होता है करेंट असेट्स। तो नॉन करेंट असेट्स के अंदर फिर ए बी सी डी और ई ऐसे 5 सब हेडिंग है, उप शीर्षक हैं। अब सबसे पहले नॉन करेंट असेट्स या गैर चालू संपत्तियों में पहला प्रकार है स्थायी संपत्तियां। तो व्यापार के अंदर स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहला उसमें आती है टेंजिबल असेट्स, मतलब मूर्त संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह कहलाती है मूर्त संपत्तियां या मूर्त स्थायी संपत्तियां। फिर होती इनटेंजिबल असेट्स, मतलब ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे ख्याति है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सभी अमूर्त स्थायी संपत्तियां हैं। तीसरी होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब स्थायी संपत्तियों में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मान लो कंपनी का कोई कारखाने का निर्माण कार्य चल रहा है, कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है और कंपनी के द्वारा उसमें 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी बिल्डिंग बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा है। कंपनी के द्वारा 1 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए हैं और अभी बन रहा है। अब जब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार होगा, बनने के बाद वो बिल्डिंग किस में आ जाएगा, टेंजिबल असेट्स में आ जाएगा। लेकिन अभी तो निर्माणाधीन है, अभी आपने उसको टेंजिबल असेट्स में गिना नहीं है, मतलब वो किस में गिना जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, पूंजीगत कार्य जो कि अभी चालू है। कैपिटल
वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि कंपनी के द्वारा उसमें भी बहुत बड़ी पूंजी लगाई जा चुकी है और वो आपको भविष्य में संपत्ति के रूप में आने वाली है। फिर चौथी होती है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब इंटेंजिबल असेट्स ऐसी कौन सी होती है जो कि अंडर डेवलपमेंट हो, जैसे कंपनी के द्वारा कोई सा सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा हो, तो सॉफ्टवेयर बनने में भी टाइम लगता है। कंपनी ने उसमें 50,000 1 लाख रुपए अभी लगा दिए हैं और वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी आपको बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसी जो अमूर्त संपत्तियां होगी, स्थायी संपत्तियां जो कि इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती है और अंडर डेवलपमेंट में है, वो भी किस में आती है, स्थायी संपत्तियों में आती है। तो स्थायी संपत्तियां जो है 4 प्रकार की हो गई, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। दूसरी होती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन विनियोग। कंपनी के द्वारा यदि किसी अन्य कंपनी के शेयर है, बॉन्ड है, ऋण पत्र है, दीर्घकाल के लिए यदि खरीद लिए जाते हैं तो वह नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर होते हैं डेफर्ड टैक्स असेट्स, जैसे उस साइड में दायित्व में बताया था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, कि कंपनी के द्वारा कम टैक्स भरा गया और गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा टैक्स निकाला गया, वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होती है। ठीक इसका अपोजिट, कि कंपनी के द्वारा ज्यादा टैक्स भर दिया गया और गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स कैलकुलेशन किया गया वो कम रहा, तो जो कंपनी ने ज्यादा टैक्स भर दिया था वो अतिरिक्त टैक्स क्या होगा, कंपनी के लिए वो असेट्स है, वो संपत्ति है। फिर है लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, कंपनी के द्वारा किसी अन्य कंपनी को, किसी फर्म को कहीं पर एडवांस में या लोन के रूप में पैसा दिया है दीर्घकाल के लिए, तो वह आएगा लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस। और अदर नॉन करेंट असेट्स, और भी अन्य दीर्घकालीन या गैर चालू संपत्तियां। फिर आता है सेकंड पार्ट, करेंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति, ये 1 वर्ष की अवधि के लिए होती है। पहला होता है करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब चालू निवेश, 12 महीने की अवधि के लिए कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के शेयर या कुछ भी खरीदे हैं तो वो चालू निवेश कहलाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब इसमें देनदार है और प्राप्य पत्र ये इसके अंतर्गत आते हैं। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक है, वो इसके अंतर्गत आएगा, स्टॉक है, लूज टूल्स है, ये सभी इसमें आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब रोकड़ और रोकड़ तुल्य, एक तो कैश एट बैंक और भी बहुत सारी जो सिक्योरिटीज जिसको तुरंत कैश में बदला जा सकता है। शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस, कंपनी के द्वारा 12 महीने की अवधि के लिए किसी को लोन दिया हो, एडवांस दिया हो, वो भी इसमें आएगा। और अदर करेंट असेट्स मतलब अन्य चालू संपत्तियां, जैसे पूर्वदत्त व्यय हैं, ये सभी अन्य चालू संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने अभी क्या देखे हैं, 6 हेड, 4 हेड दायित्व पक्ष के और 2 हेड संपत्ति पक्ष के, और 2 हेड के अंतर्गत ये 5 गैर चालू संपत्ति में और 6 चालू संपत्तियों में हेड है, मतलब उसके सब हेडिंग है। ठीक है, तो ये है कंपनी का चिट्ठा जो कि लंबवत होता है और उसके शीर्षक और उप शीर्षकों को आपको पूरी तरह से कंप्लीटली याद करना है। कि 2 भाग होते हैं, समता और दायित्व और संपत्तियां। समता और दायित्व में 4 शीर्षक होते हैं और संपत्ति पक्ष में 2 शीर्षक होते हैं। समता और दायित्व में जो 4 शीर्षक होते हैं उनमें अलग अलग सब हेडिंग होती है और दायित्व संपत्ति पक्ष में जो 2 हेड होते हैं उनमें भी अलग अलग सब हेडिंग होती है। अब ये तो हमने उसका एक हेडिंग और सब हेडिंग देख लिया। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, तो परीक्षा में एक तो आपको ये फॉर्मेट बनाने के लिए आएगा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप बनाइए, लंबवत प्रारूप। तो आपको ये प्रारूप बनाना पड़ेगा और उसकी ये मदों को और उसकी उपमदों को लिखना पड़ेगा। ये 2 भाग, उसके 6 हेड और उसके अंदर की जो सब हेडिंग है, इनको आपको लिख करके पूरा एक चिट्ठा बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आ गया, कुछ मदें दे दी जाती हैं, मद मतलब आइटम दे दिए जाते हैं कि ये कौन से शीर्षक और उपशीर्षक के अंतर्गत आएगा। मतलब मद का नाम रहेगा, आपको उसके सामने उसका शीर्षक लिखना पड़ेगा और उसका उपशीर्षक आपको उसके सामने लिखना पड़ेगा। जैसे आगे यदि हम देखें तो इसको ये देखिए, सबसे पहले समता एवं दायित्व शीर्षक के अंतर्गत आने वाली मदों का स्पष्टीकरण। प्रश्न आता है, मद
5 मदें दे दी उन्होंने, या 3 मदें दे दी, या 6 मदें दे दी कि इनके शीर्षक और उपशीर्षक लिखिए। जैसे अधिकृत अंशों की संख्या और राशि। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था, दायित्व पक्ष में क्षमता और दायित्व में 4 हेड हैं। उसमें पहला हेड है अंशधारी का कोष, मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में हमने क्या देखा था, उसके जो शेयर होल्डर्स फंड में अंशधारियों के कोष के अंतर्गत हमने 3 उसकी सब हेडिंग देखी थी। एक तो अंश पूंजी, संचय और आधिक्य, आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि, ये हमने देखा था। तो सबसे पहला जो अंश पूंजी है, अंश पूंजी में क्या क्या आएगा, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी, फिर हरण किए हुए अंश, अदत्त याचनाएं, ये समस्त जो अंश पूंजी से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी वो सब किस में आएगी, वो समस्त आएगी अंश पूंजी के अंतर्गत, उसको हम शामिल करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा आता है, जैसे पूछा जाता है ना, ये मद आ जाएगी, मान लो अधिकृत अंशों की संख्या, तो ये अंश पूंजी में आ गया। ठीक है। फिर बोनस अंश, ये भी अंश पूंजी में आ गया। अदत्त याचनाएं, ये भी अंश पूंजी में आ गया। हरण किए गए अंश, ये भी किस में आ गए, अंश पूंजी में आ गए। फिर आगे हम देखेंगे तो संचय और आधिक्य। तो संचय और आधिक्य में कौन कौन सी मदें आती है, तो पूंजी संचय, पूंजी शोधन संचय, प्रतिभूति प्रीमियम संचय, जो अंशों का निर्गमन हम करते हैं, जो प्रतिभूति जो प्रीमियम राशि मिलती है वो भी इसी में आती है। ऋण पत्र शोधन संचय, पुनर्मूल्यांकन संचय, अंश विकल्प अदत्त खाता या अन्य संचय जैसे सामान्य संचय है, निवेश उच्चावचन संचय है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय है। आधिक्य मत अर्थात लाभांश, बोनस अंश एवं संचय में हस्तांतरण के पश्चात लाभानी विवरण का शेष और लाभानी खाते का डेबिट और क्रेडिट शेष, ये सब इसमें संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत आता है। लाभानी खाते का क्रेडिट शेष होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, डेबिट शेष होगा तो उसको ऋणात्मक रूप में इसमें दर्शाया जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो हेड है, पहला हमने क्या देखा, अंश पूंजी, दूसरा हमने देखा संचय और आधिक्य, तीसरा है शेयर वारंट के बदले प्राप्त नगद। शेयर वारंट के बदले प्राप्त नगद। अब इस शेयर वारंट क्या होता है, वारंट का मतलब होता है गारंटी और शेयर का मतलब होता है अंश। आपने कोई ऐसा वित्तीय प्रलेख या फाइनेंशियल एक ऐसा प्रपत्र किसी व्यक्ति को दिया गया है और उसको आपने ये गारंटी दी है कि इस प्रपत्र के बदले इन फ्यूचर में आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। तो शेयर वारंट के बदले प्राप्त नगद, कंपनी ने यदि नगद पैसा प्राप्त किया है कि फ्यूचर में उस व्यक्ति को आप समता अंश जारी करेंगे, तो ऐसी राशि भी किसके अंतर्गत आती है, शेयर होल्डर्स फंड में। अभी आपने अंश जारी नहीं किए इसलिए इसको अलग दिखाया जा रहा है। जब आप अंश जारी कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, अंश पूंजी वाले पार्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए अंशधारियों के कोष में 3 उपशीर्षक आ गए, अंश पूंजी, संचय और आधिक्य और शेयर वारंट के बदले प्राप्त नगद। दूसरा इसका जो था शीर्ष, इसमें जो हमने पहला जो देखा अंशधारियों का कोष, दूसरा पार्ट है इसका शीर्षक है अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो। कंपनी के द्वारा हमने देखा अंशों के निर्गमन में, अंश पूंजी वाला जो चैप्टर था उसमें अंशों का निर्गमन किया जाता है, मतलब सबसे पहले कंपनी आवेदन राशि मांगती है। जब कंपनी को आवेदन राशि प्राप्त होती है उसके बाद कंपनी उन आवेदनकर्ताओं को अंशों का आवंटन करती है। तो अंशों के आवंटन की जो प्रक्रिया है वो 15 दिन की होती है। अब कंपनी का जो 15 दिन का जो समय है, जो कंपनी 15 दिन का समय आवंटन के लिए दे रही, इस बीच में यदि कंपनी के वित्तीय विवरण बनाने का समय आ गया, मान लो कंपनी ने 20 तारीख को घोषणा करी कि अंशों का आवंटन किया जाएगा, उसका 15 दिन का जो समय मतलब कि 31 मार्च बीच में आ गया और उस समय कंपनी को अपने वित्तीय विवरण बनाना है, कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। तो ये जो आवेदन राशि जो प्राप्त हुई है, इस आवेदन राशि को आप अंश पूंजी में शामिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने उनके लिए आवंटन नहीं किया है, अंशों का आपने आवंटन नहीं किया है। तो अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो, तो इसके लिए एक अलग हेड दे दिया गया है, एक अलग शीर्षक दे दिया गया है कि अंश आवेदन राशि जिसके लिए अभी आवंटन नहीं किया गया है।
तीसरा हमारा हेड आ रहा है गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व में सबसे पहला देखा था हमने कौन सा, दीर्घकालीन ऋण या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको हम बोलेंगे दीर्घकालीन उधार। कंपनी जब 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए यदि किसी प्रकार का उधार लेती है, उधार का मतलब कि कैश के रूप में पैसा लेती है, तो वह दीर्घकालीन ऋण कहलाता है, दीर्घकालीन उधार कहलाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसको हम बोलते हैं। बोरो करना मतलब, बोरो मतलब उधार लेना। उसमें क्या क्या आता है, बॉन्ड या ऋण पत्र, ये दीर्घकालीन ऋण में आएगा। याद रखना, मद याद रखना है आपको, बॉन्ड या ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण में आएगा। अवधि ऋण मतलब टर्म लोन, आपने किसी निश्चित अवधि के लिए लोन लिया है, बैंक से लिया है, अन्य पक्षकार से लिया है। स्थगित भुगतान दायित्व मतलब डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, और जमा जो 12 माह पश्चात देय हो। आपने पब्लिक से जन निक्षेप के रूप में राशि प्राप्त की हो, जो कि 12 माह से अधिक अवधि के बाद में वापस करना हो। तो इस प्रकार का जितना भी ऋण होगा वह सब दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अन्य दीर्घकालीन ऋण, बी वाला कौन सा, स्थगित कर दायित्व में समझा चुका हूं कि कंपनी के द्वारा कम टैक्स भरा गया, गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा टैक्स निकाला गया, तो वो जो अंतर की राशि वो स्थगित कर दायित्व है। तीसरा है अन्य दीर्घकालीन ऋण, मतलब इसमें आता है यदि यह 12 माह से अधिक अवधि के लिए देय हो, व्यापारिक देयताएं, मतलब ऐसे कोई दायित्व जो कि कंपनी ने 12 माह से अधिक अवधि के लिए लिए हो, वो अन्य दीर्घकालीन ऋण में आते हैं। फिर दीर्घकालीन आयोजन मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कर्मचारियों के हित के लिए कोई फंड बनाया गया हो जो कि 12 माह से अधिक के अवधि के लिए हो, तो वो सारे जो फंड हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, दीर्घकालीन आयोजन में आते हैं। इसके बाद चालू दायित्व में देखा हमने सबसे पहले अल्पकालीन, कंपनी के द्वारा 12 माह की अवधि के लिए कोई उधार लिया हो, जैसे मांग पर देय ऋण, बैंक से, अन्य पक्षकारों से, पब्लिक से डायरेक्ट पैसा जमा करवाया हो, तो ये सभी ऋण और अग्रिम लिया हो 12 माह की अवधि के लिए, तो अल्पकालीन ऋण होता है। व्यापारिक देयताओं में बिल्स पेबल, लेनदार, देय पत्र, ये सभी अल्पकालीन व्यापारिक देयता में आता है। अन्य चालू दायित्व में, अन्य चालू दायित्व में दीर्घकालीन ऋण जो वर्तमान में देय हो, ऋणों पर अदत्त ब्याज, आपने ऋण लिया उस पर ब्याज देना बाकी हो। अग्रिम प्राप्त आय मतलब अनुपार्जित जो आय है, न चुकाया गया लाभांश मतलब जो कि लंबी क्या बोलेंगे उसको, प्रस्तावित लाभांश, ये सभी किसमें आते हैं, ये अन्य चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं। अल्पकालीन आयोजन जैसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई सा प्रावधान बनाया गया हो, प्रोविजन फॉर टैक्स, कर के लिए प्रावधान बनाया गया, ये सभी अल्पकालीन प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। ये मदे हैं। ये परीक्षाओं में कैसा पूछा जाता है कि अग्रिम प्राप्त आय, अनुपार्जित आय हो गई, न चुकाया गया लाभांश या प्रस्तावित लाभांश या अदत्त लाभांश, है ना, तो अदत्त ब्याज, ये कौन से मद में आएगी, मतलब कौन से शीर्षक और उप शीर्षक में आएगा, तो हमें जैसे इसका जो उप शीर्षक क्या है, ये अन्य चालू दायित्व आ गया, ठीक है, और चालू दायित्व इसका शीर्षक हो गया। अन्य चालू दायित्व